हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो पुस्तक है, मूल पुस्तक है, जिसके लेखक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे हैं, हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे। आज 5वां दिन है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे राजभाषा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। ये डेट इम्पोर्टेंट है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, जो कि अभी हाल ही में बीता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये 22 भाषाएं इस प्रकार हैं: असमिया है, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये ऐसी 22 भाषाएं हैं जो कि अभी संविधान में दी गई हैं। अगला है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जो शुरू में भाषाओं की संख्या थी, इनका कि संविधान में उल्लेख था, वो केवल 14 ही भाषाएं थी। बाद में जब संविधान में 21वां संशोधन हुआ तो 1967 अधिनियम द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई है। 92 संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे कि अब यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 22 हो गई है। यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब देख लेते हैं संविधान में हिंदी भाषा को लेकर कौन कौन से उपबंध दिए गए हैं। यह अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक है। तो हम लोग बारी बारी से सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि के समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। ये 5 बिंदु हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। चौथा है, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। अगला है, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। ये सारी बातें जो अनुच्छेद 344 में वर्णित की गई हैं। अनुच्छेद 345 में देखते हैं, इसमें कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अगला देखते हैं अनुच्छेद 346। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अगला है अनुच्छेद 347। इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को
उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 348। इसमें यह वर्णित किया गया है कि जब तक संसद विधि के द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। ये हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 348। आइए देखते हैं अनुच्छेद 349 क्या कहता है। इसमें वर्णन किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, उसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनु 350 में मुख्य रूप से 3 बातों का वर्णन है, उल्लेख है। देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। दूसरा है, किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। फिर तीसरा है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षा उपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। लास्ट अनुच्छेद 351। ये देखिए क्या कहता है। इसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौड़तया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। आइए अब देखते हैं विधान मंडलों की भाषा। उसके संबंध में संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है और राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो ये दोनों जो बातें ये विधानमंडलों की भाषा के लिए संविधान में उल्लिखित हैं। आइए अब देखते हैं कि सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ, उसकी प्रगति कैसे हुई। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। देखिए ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है कि सन 1995 ईस्वी में जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो बाल गंगाधर खेर थे। राज्य भाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। तो आप लोग इसको भी याद रखें कि संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति थी, उसका जो गठन किया गया उसकी अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्य के सभा के 10 सदस्य थे।
इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया और संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की। ये आयोग कौन कौन से थे आइए देख लेते हैं। एक था राजभाषा, जिसको विधायी आयोग भी कहा गया, और दूसरा था वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ये जो है ये 1961 में हुआ। ये भी 1961 में मंत्रालय, इसका विधि मंत्रालय था और इसका शिक्षा मंत्रालय था। सन 1976 ईस्वी में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया था। और राजभाषा से जो संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है, 4 अधिनियम महत्वपूर्ण हैं। राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 में आया और 1967 में इसको में संशोधन किया गया। राजभाषा संकल्प अधिनियम ये 1968 इसका वर्ष है। प्राधिकृत पाठ अधिनियम या इसको केंद्रीय विधि अधिनियम भी कहा जाता है, ये 1973 में लागू हुआ। और राजभाषा नियम ये 1976 में। राजभाषा अधिनियम जो 1963 में हुआ था उसमें कुल 9 धाराएं हैं, और जो 1976 में राजभाषा नियम हुआ उसमें कुल 12 नियम हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं हिंदी व्याकरण का इतिहास। देखिए इसमें दिया गया है कि हिंदी व्याकरण का इतिहास एक परिचय। तो संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खान द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जोशुआ केटलर ने लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्रास्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर है, जो कि 1790 ईस्वी में लिखा गया। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया हिंदी का प्रथम व्याकरण है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे जॉन फर्ग्यूसन की रचना है ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। जॉन बार्थनी गिलक्रास्ट द्वारा लिखी गई 2 रचनाएं हैं, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज और दूसरा द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। फिर है SH केलॉग, इन्होंने लिखा है ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 1875 ईस्वी में। ई ग्रीव्स आते हैं, देखिए ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इन्होंने लिखा था आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 ईस्वी में। हडले ने शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूर्स लैंग्वेज 1779 ईस्वी में। फिर है लल्लू लाल, इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी कवायद, ये भी व्याकरण से संबंधित है। श्रीलाल भाषा चंद्रोदय 1853 ईस्वी में लिखी गई। और रामचंद्र के द्वारा भाषा तत्व बोधिनी लिखा गया, ये भी व्याकरण से संबंधित है 1858 ईस्वी में। और बाकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी की हिंदी कौमुदी, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी के 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। पहला है ब्रजभाषा का व्याकरण जो कि 1943 ईस्वी में लिखा गया। फिर है राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, ये 1949 ईस्वी में। और हिंदी शब्दानुशासन ये 1957 ईस्वी में लिखा गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने देखिए इन्होंने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण किसे कहा गया है। तो ये ब्रजभाषा का व्याकरण जो रचना है इसे कहा गया और इसकी रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संबलित हिंदी का व्याकरण है। हिंदी के कुछ अन्य भी प्रमुख व्याकरण ग्रंथ हैं, आइए देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र वर्मा का अच्छी हिंदी, शिव पूजन सहाय का व्याकरण दर्पण और हरदेव बाहरी का व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। आप लोग चाहें तो इन रचनाओं का जो 10 रचना है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, अच्छा लगे तो इसको याद कर लीजिएगा। एक और है वासुदेव नंदन प्रसाद का जो आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण। तो फ्रेंड्स ये आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा हिंदी से संबंधित जो संविधान में उपबंध थे अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक और राजभाषा के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, हिंदी ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन, बाकी अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सभी बातों को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।